यहाँ से। ठीक, चलिए आज का आपका जो टॉपिक मुझे शुरू करना है वो आपका होगा रे ऑप्टिक्स में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और फिर मैं पढ़ूंगा उसके कुछ एप्लीकेशंस हमारे पढ़ाने के लिए आएंगे, और फिर हम आगे आएंगे अपने कुछ नए नए पॉइंट्स के बारे में। ठीक है, लिखिए टॉपिक आपका आएगा टोटल इंटरनल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, इतना आपको दिया जाता है। इसको बोलते हैं शॉर्टकट में बोलते हैं TIR। TIR ठीक है, TIR ओके, ये आपको इसमें दिखाया होता है। और इसमें आगे क्या करते हैं भाई, होता क्या है देखिए, ये तभी आपका होता है एक्टिवेट जब कोई लाइट रे किसी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर करती है। जैसा कि आपको पीछे पढ़ाया गया होगा, आपको पता होगा इसमें कि अगर कोई लाइट रे किसी रेयर मीडियम से डेंसर में एंटर करती है तो वो टूवर्ड्स नॉर्मल झुक जाती है, मतलब थोड़ी सी पास आ जाती है। इसका मीनिंग होता है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब कि R इज लेस देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, I से कम होता है। लेकिन हम जब पढ़ते हैं इसी का उल्टा कि वही लाइट रे किसी डेंसर से पास हो रही है, रेयर मीडियम में जा रही है, तो आपका हमारी रिफ्लेक्टेड रे ये क्या होगी, इससे दूर हटी आएगी। ठीक है, तो यू कैन से लाइट रे विल मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि भाई मैंने ऐसे एक लाइट डायग्राम बना रखा है, थोड़ा मैं कलर दूसरा यूज कर लेता हूँ, कोई कलर है मेरे पास में, रेड। रेड यहाँ रखा हुआ है। ये आपका होता है, इस तरीके से हम पढ़ाते हैं। जो आपको यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, एक लाइट रे होती है जो यहाँ से सामने दिखा सकते हैं इस तरीके से कि यहाँ से आ रहा है, यहाँ से होता हुआ निकल जा रहा है। बोलेगा इसमें। अब इसमें क्या दिखेगा, मान लीजिए कि एक लाइट रे यहाँ से यहाँ तक है, तो क्या वो यहाँ से और दूर हटेगा इस तरीके से। दूसरी लाइट रे क्या होगा, सपोज यहाँ पर आएगी, तो यहाँ से क्या होगा, हो सकता है और झुक जाएगा। तीसरा की लाइट रे सपोज यहाँ से यहाँ तक आएगी और ये इसको ग्रेस करेगी। ग्रेस मीन्स क्या होगा, इसको टच करती हुई चलती है। तो ऐसे केस में आपका जो होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो आपको 90 आता है, दिखता होता है इस तरीके से आपका। और जो आपको चौथा केस आता है, फोर्थ नंबर, कि लाइट रे यहाँ से जाती है इसके पास में, और वो यहाँ से क्या होती है, ये यहाँ से बैक करती है, तो ये बैक कर गया इस तरीके से। तो आपका ये पूरा काम हो गया। आप इसमें बोलेंगे ये कि देखिए एक लाइट रे यहाँ पर है जो मैंने यहाँ दिखा रखा है, एक लाइट रे यहाँ पर है जो यहाँ दिख रहा है, एक आपको यहाँ दिख रहा होगा। ठीक है, ये आपका होगा कोई ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये पूरा जो होगा आपका, दिस इज कॉल्ड योर डेंसर मीडियम। ठीक है, आपको समझ आ गया इतना। इस केस में जो यहाँ दिखता है ये, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये आपका R1 आता है। ये क्या आता है, ये आपका R2 आता है। ये क्या आता है, ये आपका 90 आता है। और यहाँ तो कुछ होता ही नहीं है। अब आएंगे भाई, ये जो एंगल होगा ये होगा I1। ये एंगल क्या होगा, ये आपका होगा I2। ये एंगल क्या होगा, इसको आप IC बोल सकते हैं, IC, या इसको सिंपल C बोल देते हैं किसी किसी बुक में, IC। और ये एंगल आपका क्या होता है, ये आपका एंगल I होता है, I बराबर R यहाँ लिखा होता है इस केस में। दिस इज द प्रोसेस ऑफ TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, यहाँ मीनिंग होता है, यहाँ लिखा होता है साफ साफ ये कि अगर भाई कोई लाइट रे किसी डेंसर मीडियम से किसी रेयर मीडियम में एंटर कर रही है इस तरीके से, ठीक है, तो वो नॉर्मल से दूर हटी आती है। आपको दिखेगा पहले ये गया फिर ये गया। ठीक है, एक टाइम ऐसा भी आता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस के किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन जाता है 90 डिग्री। अपना 90 आ जाएगा इसमें, 90 पर गया आपका इसमें। तो IC आपका एंगल है, दिस इज कॉल्ड योर क्रिटिकल एंगल, मतलब कि इस एंगल पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 होगा। लेकिन अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस इस एंगल से ही बड़ा हो जाता है तो लाइट बाहर जाती ही नहीं बल्कि पूरा पूरा उसी मीडियम में बैक कर जाती है। लाइट मीडियम चेंज नहीं करती है,
लाइट उसी मीडियम में वापस पूरा पूरा बैक कर जाती है। अगर ऐसा होता है तब बोलते हैं इट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका नाम होता है टोटल, मतलब कि पूरी पूरी लाइट कुछ भी लॉस नहीं होता। इसका मीनिंग होता है इंटरनल, मतलब कि उसी मीडियम में सेम रहता है। इसका मीनिंग होता है रिफ्लेक्शन, मतलब कि आपको दिख ही रहा होगा व्हाट इज गोइंग ऑन रिफ्लेक्शन। लाइट टकराया उसी में रिफ्लेक्ट हुआ तब बोलेंगे रिफ्लेक्शन, उसी के अंदर हुआ तो बोलेंगे इंटरनल, और पूरा पूरा हुआ टोटल तो बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है। अब आता है भाई आप जो पढ़ते हैं सिंपल सा ऑर्डिनरी रिफ्लेक्शन, कि हमने लगा रखा है यहाँ पे मिरर। जैसे कि मैं बोल सकता हूँ मिरर, यहाँ पे मिरर है तो लाइट लाइट यहाँ से आएगी, लाइट यहाँ जाएगी, ये आपको दिखेगा इसमें बराबर से। ठीक है, ये आपको कहेगा दिस इज, हाँ ठीक है सेम मीडियम है। तो ये क्या आएगा यहाँ पे कि ये देखिए जो एंगल आपका आएगा आई, ये आएगा आर, बराबर आ रही बात सही है। अगर इसकी वैल्यू आपकी सपोज 100 है तो इसकी वैल्यू 90 आती है, मतलब कुछ कम हो जाता है पर यहाँ पे क्या आ गया, इसकी वैल्यू आपकी 100 आती है 100, तो इसकी वैल्यू क्या आपकी 100 रहती है। इसमें कुछ भी लॉस नहीं होता, कुछ भी लॉस नहीं होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं टोटल। ठीक है, नहीं तो ऐसा कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता जिसमें लाइट है कुछ ना कुछ लॉस ना हो। ऐसा नहीं हो सकता कि लाइट पूरी पूरी यहाँ टकराए पूरी पूरी रिफ्लेक्ट जाए, कुछ हिस्से में एब्जॉर्ब भी हो जाएगी, लेकिन वो बहुत ही कम परसेंटेज होता है। हम मान सकते हैं ऐसे मान लो 98 मान लो, चलो और अच्छा कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी कि 100 से 100 आपको मिल जाएगा, कुछ ना कुछ लॉस तो होता ही है। ठीक है, और यहाँ पे लॉस बिल्कुल नहीं होता, इसलिए हम यहाँ बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नाम दे देते हैं। ठीक है, लिखिए इसको। अब मुझे पढ़ाना होता है इसको इसके आगे कि भाई और क्या क्या इसमें कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा हटा देता हूँ मैं पहले, फिर पढ़ाता हूँ इसके बारे में। जो इसमें हमको आगे दिख रहा होता है पढ़ाने के लिए, तो आपको नहीं मिलता है ये कि व्हेन a light ray passes from a medium, from a rarer medium, then it moves away from the normal। ठीक है, as angle I increases, angle R all increases, and certain value of angle R। ठीक है, angle R becomes 90 degree, मतलब this is called grazing condition। ग्रेजिंग कंडीशन इसका नाम होता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड, ये लाइट ऐसे पास हो रही है, इसको बोलते हैं ग्रेजिंग कंडीशन। ठीक है, इतना पे लिखा होता है। ठीक है, यू कैन से फॉर दिस एंगल बिकम 90 डिग्री, दिस certain value of angle I is called critical angle।
I see. So you can say sine IC अपन साइन आर इक्वल टू क्या 1/μ आएगा। देखिए अगर मैं यहाँ से जाता हूँ मैं बोलूंगा इसके रिस्पेक्ट में इसका इंडेक्स, और हमको तो पढ़ना था इसके रिस्पेक्ट में इसका इंडेक्स। तो एक रास्ता ये है कि मैं यहाँ से वापस आ जाऊँ। अगर मैं यहाँ से ऐसे पढ़ा हूँ कि मैं यहाँ से यहाँ वापस आ रहा हूँ, तो फिर ये जो होगा 90, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो लिखा है यहाँ पे आई सी, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन जाता है इसमें। तो ये अपन ये क्या होगा 1/μ मीन्स क्या होगा, इसके रिस्पेक्ट में इसका इंडेक्स, वही तो लिखा है 1/μ। और ये साइन ऐसी, ये साइन एंटी आ जाएगा भाई, साइन एंटी लिख देते हैं इसको में। साइन एंटी आपको होता है 1, ये क्या होता है, ये आपको 1 आता है। तो आपको यहाँ से आएगा साइन म्यू बराबर या साइन ऐसी 1/μ आएगा। तो ऐसे क्या आएगा, साइन इनवर्स 1/μ। या आप इसको बोल सकते हैं ऐसे ही बोल सकते हैं भाई, इसका उल्टा कॉसेक होता है। तो कॉसेक आई सी बराबर म्यू, आप ऐसे बोल सकते हैं। इज ऑल्सो वैलिड, इस पे काम करेगा। तो यहाँ तक आपका सही रहेगा। ठीक है, अब इसके आगे मैं आगे चलता हूँ कि हमको जो इसमें पढ़ाना है, यहाँ पे मेन पॉइंट आपको पढ़ाना है। ठीक, वो जो बातें हैं डायमंड का चमकना या फिर मिराज या फिर रेनबो, ये सब जो चीजें आती हैं, हो सकता है बहुत पुराना केस है, मतलब कि हम पहले ही अपने 11वीं में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, अभी जो हमको पढ़ाना आपको मेन टॉपिक है वो आपका होता है एरिया ऑफ विजिबिलिटी। एरिया ऑफ विजिबिलिटी ये आपको ध्यान से पढ़ाना होता है। यहाँ लिखा होता है एरिया ऑफ विजिबिलिटी। ये क्या होता है भाई, विजिबिलिटी क्यों मीन्स क्या होता है। यहाँ देखिए क्या होता है बेसिकली इसमें, यहाँ पे कि जैसे कि हम यहाँ पढ़ाते हैं इस तरीके से, ये मैंने बनाया बड़ा सा है, ये आपका ऐसे बन गया। ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे आ रहा है, और इसको मैं ऐसे उतार दूंगा नीचे। ठीक है, ये आपका बनेगा रिवर। मान लीजिए ये कोई रिवर है, इसका टॉप है, इसका टॉप है। ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो लाइट रे क्या दिखाई देगी, हम कहेंगे भाई लाइट रे यहाँ से आ रही है, और वो यहाँ से ग्रेस करेगी। ठीक है, इस तरीके से लाइट रे यहाँ से आ रही है, और वो यहाँ से ग्रेस करेगी। दिखेगा आपको इसमें। इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होगा कि अगर लाइट रे इसके आगे से जाएगी, सपोज लाइट रे यहाँ से यहाँ मूव करेगा, तो क्या करो, बैक करेगा। बैक करेगा ना इसमें, तो ये आपका हो गया टी आई आर, मतलब वापस लाइट आ गई। अगर लाइट रे यहाँ से मूव करेगा, किसी बड़े एंगल से आएगा, तो अब क्या दिखाएंगे, ये बैक करेगा। हो गया इतना ये। अब होता क्या है कि जो इतना एरिया आपको दिखता है, इतना एरिया जो हमने सामने ड्रॉ कर रखा है आर रेडियस का, मान लीजिए। ठीक, इतना एरिया, इतना एरिया, ये एरिया जो होता है हमारा, अगर हम लोग इस एरिया में आते हैं, जैसे कभी कभी होता है कि हमें किसी रिवर में होते हैं वैसा ऐसा, तो हम उसको जब ऊपर से देखते हैं तो हमको नीचे का दिख रहा होता है बॉटम में, क्या अगर पानी साफ है तो। ठीक है, पानी गंदा है तो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा। तो अगर मुझे यहाँ दिखते हैं कि भाई कितना एरिया पे हमको दिखाई दे, अगर हम लोग मान लेते हैं यहाँ कोई कॉइन पड़ा हुआ है, सिक्का पड़ा हुआ है, ठीक है, या कुछ पड़ा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और आपकी बोट यहाँ पर होती है इस जगह पे, तो यहाँ पे होगे तो यहाँ से आपको ये ऑब्जेक्ट दिखाई भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ऐसी जगह पे बैठे होते हैं जो एरिया विजिबिलिटी के बाहर होता है। ये जो पूरा आपको दिख रहा है सर्कल, अगर आप यहाँ पे होंगे तो लाइट यहाँ से यहाँ आएगी, यहाँ तक बाहर निकल निकल के भी आएगी। लेकिन अगर हम लोग इस सर्कल के अगर बाहर होंगे, बैठे होंगे, तो हम लोग एरिया और विजिबिलिटी के बाहर है। आप कुछ भी कर लो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट से जो लाइट चल रही है
वो आप तक पहुंच ही नहीं पा रही है, वो वापस लौट के अंदर आ रही है। तो हमारा मोटो क्या होता है कि भाई निकालना व्हाट इज रेडियस। सपोज मान लेता हूँ कैपिटल आर है, ऐसे मान लेता हूँ मैं इसको मान लेता हूँ मैं इसकी एच या फिर डी एफ मान सकते हैं, इतना है। ये जो आपका होता है एंगल, आप जानते हैं कि ये एंगल आई सी होता है। तो ये एंगल, नहीं ये नहीं, सॉरी, ये जो एंगल होता है ये वाला, इधर वाला, ये आता है 90 पे आता है। तो ये नहीं एंगल आपका, ये वाला एंगल इधर वाला, ये आपका आई सी आएगा। तो इसको भी मैं आई सी मान सकती हूँ। ठीक है, इसको मैं सपोज ओ या कुछ मान लीजिए, ओ मान लेते हैं, इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको बी मान सकते हैं, इसको अब यहाँ से सपोज सी मान सकते हैं, कुछ भी मान लीजिए, हो जाएगा इसमें। और ये पूरा आपको वाटर मीडियम है। ठीक है, ठीक है, ऐसे दिख रहा है आपको ये। और जो इतना आपको जो दिख रहा है पोर्शन है ना, ये एरिया पोर्शन, जो मैं इसको थोड़ा सा कुछ रेड कलर से पेंट दिखा देता हूँ हल्का सा। दिस इज एरिया इज कॉल्ड, दिस एरिया इज कॉल्ड, इसका बोलते हैं एरिया ऑफ विजिबिलिटी। ठीक है, इतना है। अब आगे आपको एरिया निकालना होता है। तो एरिया होता है आपका पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या होता है? एरिया पाई आर स्क्वायर, सब जानते हैं। लेकिन पाई आर स्क्वायर निकालने के लिए मुझको भाई आर पता होना चाहिए ना पहले। अगर आपको आर पता है तभी तो आप पाई आर स्क्वायर की बात कर सकते हैं ना। एच आपको पता है उसकी डेप्थ क्या होती है। तो हियर यू कैन से डेप्थ ऑफ रिवर इज एच। इतना आपका हो गया, ये आपको पता है। फ्रॉम ट्रायंगल ए ओ बी। ठीक है, आपका देखिए जो ए बी आएगा, ए बी आपका आएगा आर स्क्वायर प्लस इतना आपका आएगा। ठीक है, और हमें पढ़ना होता है सिंस, मैं 10 पढ़ सकता हूँ यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ से पढ़ते हैं कि हमें पता होता है कि साइन, देखिए साइन आई से कितना होता है, तो ये 1/μ होता है। अगर मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ इसमें इस हिसाब से, तो आप बोलेंगे देखिए ये आई सी होगा, ये होगा 1/μ। तो ये कितना आएगा? ये आपका आएगा म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो इसको देखते हुए अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, इसको देखते हुए तो आप क्या बोलते हैं कि भाई साइन आई इतना पता है मुझे, होता है। तो व्हाट इज 10 आई सी? 10 क्या होगा? ये होगा अपोजिट अपॉन बेस 1/μ स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू, यहां से क्या होता है ना, ऐसे ये होगा अपोजिट अपॉन बेस, तो आर अपॉन एच आएगा, और यहां से आपका आर आएगा एच डिवाइड म्यू स्क्वायर माइनस 1 आएगा। आज यहाँ से एरिया क्या आएगा? आएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ए बराबर क्या होगा? पाई एच स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1। इसको लिखिए। ठीक है, ये आपका आएगा एरिया विजिबिलिटी, और रेडियस क्या है इसकी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये क्या लिखा है? म्यू स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इतना आपका आएगा। इज इट क्लियर? क्योंकि आपको बाकी जो पीछे चीजें वो तो इतनी बड़ी नहीं है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आएगा, इसलिए आपको इस पर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। क्वेश्चन कर लेते हैं दो चार इसके ऊपर भाई, क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे करने के लिए। इसमें क्वेश्चन कुछ नहीं, बस आप फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, फॉर्मुला लगाइए आंसर पाइए। इसको मैं हटा देता हूँ।
हो गए थे। चलिए आगे क्वेश्चन करना है, क्या है क्वेश्चन में डालता हूँ इसके ऊपर रेडियस। देखिए, फाइंड द रेडियस एंड एरिया विजिबिलिटी। एरिया ऑफ विजिबिलिटी मतलब कि आपको ए निकालना है। ऑफ अ लेक whose depth is, उसकी जो डेप्थ है वो आप मान सकते हैं √7 मीटर। ठीक है, √7 मीटर। ठीक, आपको ये सॉल्व, मुझे क्या पता है कि एच आपको दे रखा है √7 मीटर, इतना दे रखा है। ठीक है, आपका एच देखा है इतना। सो रेडियस कितनी आएगी, आपको पता है कि ये एच अपान आएगा म्यू स्क्वायर माइनस का 1। म्यू क्या है, म्यू वाटर का होता है ना, ये 4/3 आएगा, ये 4/3 आएगा। ठीक है, अब कितना होगा एच, ये होगा √7, ये होगा म्यू स्क्वायर, ये अगर 4 का स्क्वायर मतलब कि 16/9। अब कितना गैस करेगी बताइए, 9 पहुंचेगा यहाँ पे, तो आपका आएगा 16/9, क्या हो गया आपका √7 आएगा। √7/9, 9 भाग जाएगा ऊपर, 9 का √3 आता है, मतलब 9 का 3 आता है, तो √7 × 3/√7, ये से कट गया। तो आंसर कितना हो गया आर का, व्हाट इज आर, आपका आएगा 3 मीटर। आर आ गया। सो एरिया क्या आएगा, एरिया एरिया आपका आएगा पाई स्क्वायर, फिर आप इसको यहीं से कर सकते हैं। पाई क्या आता है 20, क्या रखा जाए, यही रख दो /7, फिर 3 का स्क्वायर, ये आपको होता है 9। ठीक है, 9 इंटू इतना कर दीजिए, तो कितना बनेगा, 9 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19, ये आपका एरिया आ जाएगा। तो एरिया आपका आएगा 198/7। क्लियर, इतना आपका आ जाएगा। समझ में आ गया, इज इट क्लियर। क्वेश्चन देख के आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, ओके, ये समझ में आ गया होगा। बाकी से जो दूसरे एप्लीकेशन आते हैं, जैसे कि अब रेनबो आता है, डायमंड आता है, मिराज आता है, ठीक है, वो सब थ्योरेटिकल पार्ट है। ठीक है, उसमें कहेगा भाई टीयर का काम क्या होता है, तो आपको दिख जाएगा इसमें, ये सब काम इसमें होते हैं। ठीक है, अगला इसका पार्ट आता है हमारे लिए पढ़ाने के लिए, वो इसमें आता है प्रिज्म आता है, कि हमारे पास एक प्रिज्म है। प्रिज्म आप जानते होंगे, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है उसका। जब उसमें से लाइट रे पास होगा, तो लाइट रे रिफ्लेक्ट के साथ साथ डेविएट भी होगा। अगर मेरे पास कोई देखिए ग्लास ब्लॉक रखा होता है, कांच का एक टुकड़ा रखा होता है, वो भी प्लेन, ठीक है, रेक्टेंगल रखा होता है, तो उस केस में लाइट का डेविएशन नहीं होता। ठीक, बस शिफ्टिंग हो जाता है। ठीक है, मतलब मैं सिखा देता हूँ मैं क्या है। जैसे मेरे पास मान लीजिए कि ये ऐसा कोई ग्लास रखा हुआ है, तो आपने कहा ये ऐसे रखा हुआ है, हो गया आंसर। लेकिन मैंने यहाँ पढ़ा दिया कि भाई ये तो ऐसे रखा हुआ है, इस तरीके से। अब देखिए लाइट रे क्या होगी, मान लीजिए कि हम यहाँ से देखते हैं इसको और बोलते हैं लाइट रे यहाँ से आ रही, तो लाइट रे यहाँ क्या होगी, यहाँ से आएगी, निकल जाएगी सीधी। पर आपके आप बोलोगे ये तो यार आपने रिफ्लेक्शन दिखाया नहीं, तो लाइट यहाँ से क्या थोड़ी सी बेंड होगी, और फिर क्या होगी, यहाँ से चली जाएगी पैरेलल।
तो इसका मीनिंग ये होता है कि देखिए इस तरीके से लाइट रे ये होती, पर क्या हुआ, वो यहाँ से यहाँ चला गया, इतना इसका शिफ्टिंग हो गया। लेकिन जो लाइट रे आपको अभी दिख रही है वो इसके पैरेलल ही है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके और इसके बीच का एंगल आपका आता है 0 डिग्री। कितना आता है? 0 डिग्री आता है। यहाँ क्या होता है, यहाँ भी लाइट दिखाते हैं, सपोज यहाँ से ऐसे आ रही है, अब कहीं चली जाएगी सामने, लेकिन ऐसा थोड़ा ना, मीडियम तो चेंज हो रहा है ना, तो लाइट रे कहीं डेविएट भी होगी। तब कहेंगे लाइट रे यहाँ से क्या हुआ, यहाँ गई, अब लाइट रे क्या यहाँ चली गई यहाँ पे। अगर इसको मैंने पीछे बैक किया तो आप कहेंगे ये आपको दिखेगा, ये कुछ एंगल आ गया, सपोज इज कॉल्ड डेल्टा डेविएशन। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा इस केस में कि यहाँ पे हमको लग रहा है कि जो आपकी एक्चुअल लाइट है और जो आपकी होनी चाहिए थी पहले, ठीक है, वो आपस में पैरेलल नहीं है। वो पहले क्यों नहीं है, वो पहले इसीलिए नहीं है क्योंकि जिन सरफेस से आपका हो रहा है रिफ्लेक्शन, ये और दूसरी ये आपस में पैरेलल नहीं है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, ये और ये आपस में पैरेलल है। आपको दिख रहा होगा साफ साफ ये कि हम यहाँ पे पढ़ा सकते हैं, लिखा सकते हैं इसको, कि यहाँ पे जो ए बी लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ए बी और ये लिखा हुआ है सी डी। तो ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये ए बी और ये लिखा हुआ है ए सी। ए बी और ए सी आपस में पैरेलल नहीं है। अगर पैरेलल नहीं है तो जो आपकी लाइट निकलेगी फाइनली बाहर, वो एक्चुअल लाइट के पैरेलल नहीं होगी। ठीक है, इसको बोलते हैं इमर्जेंट, बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? इमर्जेंट। इसका नाम होता है इंसिडेंट रे, इसका नाम होता है रिफ्रैक्टेड रे, और इसका नाम आपका होता है इमर्जेंट रे, मतलब ये लाइट जो बाहर निकल रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इसका नाम होगा इंसिडेंट रे, इसका नाम होगा रिफ्रैक्टेड रे, इसका नाम होगा इमर्जेंट रे। ठीक है, तो इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड और इमर्जेंट, इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड और इमर्जेंट। तो ये आपका ऐसे रास्ता दिखाया जाता है इसमें, कि यहाँ से गए, घूम गए, यहाँ गए। लेकिन यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि इसके पैरेलल ये है, इसके पैरेलल ये आ रहा है, पर यहाँ पे दिख रहा होगा कि इसके पैरेलल ये नहीं आ रहा है। इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे ए बी और ए सी आपस में पैरेलल नहीं है। यहाँ पे आ रहा है क्योंकि यहाँ पे ए बी और ये सी डी, जिससे लाइट बाहर निकल रही है जिस सरफेस से, वो आपस में क्या है, पैरेलल दे रखे हैं, इसलिए ऐसा बना हुआ। ठीक, ये आपका हो चुका है, हमको ये पढ़ाना है आपकी आज की डेट में। व्हाट इज प्रिज्म? तो प्रिज्म इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज, आप ऐसा बोल सकते हैं, ये ऐसा इक्विपमेंट होता है जो लाइट को डेविएट, मतलब उसके डायरेक्शन चेंज करने का काम करता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। क्योंकि जब प्रिज्म से लाइट पास होती है तो उसमें दो चीजें आती हैं, एक होता है उसका डिस्पर्शन, अगर आपकी लाइट मोनोक्रोमेटिक नहीं है। ठीक है, जैसे आपकी बोलेंगे आप पॉलीक्रोमेटिक है, पॉली मीन्स क्या होता है, बहुत सारी लाइट होंगी, जैसा बोलेंगे बिग्योर लाइट, तो व्हाइट आ रही है, लेकिन व्हाइट लाइट आपकी 7 रंगों से मिलकर बनी होती है। तो जब ये व्हाइट लाइट पास होगी किसी प्रिज्म से, तो वो अपने 7 कंपोनेंट्स में क्या करेगी, टूट जाएगी। विबग्योर वी आई बी जी वाई सब अलग अलग हो जाते हैं इसमें, और आपको मिल जाता है हाँ भाई इनका डिवाइडेशन हो चुका है। अगर वो लाइट आपकी मोनोक्रोमेटिक है, मतलब वो एक ही लाइट है, एक ही रंग की है, मान लो रेड लाइट है, मान लो ब्लू लाइट है, मान लो ग्रीन लाइट है, तो वो अकेली लाइट हो ना टूटेगी, वो तो अकेली अकेली रहेगी। तो ऐसे केस में आपका डिस्पर्शन नहीं होता। हाँ, डेविएशन सब में होता है, सभी लाइट्स का डेविएशन हो जाएगा। ठीक है, उनका डिस्पर्शन होगा अगर वो मोनोक्रोमेटिक नहीं है। तो मान लो बाइक्रोमेटिक है, आप बोलेंगे भाई 2 लाइट होगी तो दोनों अलग अलग हो जाएंगी। आप बोलेंगे नहीं यार ये तो ट्राइक्रोमेटिक है, नहीं है तो पॉलीक्रोमेटिक है। तो ऐसे अगर आप जब आगे बढ़ते जाएंगे तो उस लाइट में जितने भी बाकी लाइट इन्वॉल्व होती है, जब वो लाइट किसी ग्लास मीडियम में एंटर करती है तो वो सभी अलग अलग हो जाती है। अब ये ऐसा होता है भाई अलग अलग क्यों होती है, ये बताओ, अलग अलग क्यों होती है भाई, ऐसा तो ना होता है कि अलग अलग हो जाएंगे, इसमें क्यों, रीजन क्या है? तो रीजन इसका ये होता है जितने भी कलर्स की लाइट होती है, रेड हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, ऑरेंज हो गया, वॉयलेट हो गया, इंडिगो हो गया, इन सभी की स्पीड दूसरे मीडियम क्या होती है, बदल जाती है। इन सभी की स्पीड एयर मीडियम में सेम होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, आपको पता होगा इसमें। लेकिन जब वो जाएगी किसी दूसरे मीडियम में, लाइट की स्पीड भाई कम होती है, वाटर मीडियम में कम होती है, ग्लास में तो और भी कम हो जाती है, ये पढ़ा होगा आपने। लेकिन इसके अलावा ये भी इसमें बात आती है कि उसकी जो वेवलेंथ है, उसकी जो लाइट का कलर है, उसके ऊपर भी उसकी स्पीड डिपेंड करेगी, वो स्पीड और कम हो जाएगी या थोड़ी कम होगी,
अगर किसी भी रेस में हम देखते हैं, मान लो 5-6 लोग हैं दौड़ रहे हैं एक साथ, शुरुआत जब होती है रेस की, कि रेस शुरू हुई तो आपको दिखता है सब लोग एक साथ दौड़ रहे होते हैं। लेकिन साथ साथ क्या होता है उसके आगे, कि जैसे ही हमको ये दिखता है कि हाँ भाई कोई तेज दौड़ रहा है, तो वो आगे निकल जाता है रेस में और कोई पीछे रह जाता है। तो इसीलिए ऐसा होता है क्योंकि भाई सबकी स्पीड बराबर नहीं है। किसी की स्पीड कम है, किसी की स्पीड क्या है, ज्यादा आती है। तो अगर किसी की स्पीड कम है, किसी की स्पीड ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है वो लोग साथ रह नहीं पाएंगे। कोई आगे निकल जाएगा, कोई पीछे रह जाएगा। तो इस तरह से जैसे ही ये व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म से पास होती है, मतलब किसी ग्लास से पास होती है, तो वो अपने 7 रंगों में डिवाइड हो जाती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट, जो हमको यहाँ पे भी पढ़ना है। ठीक, देखते हैं, देखिए फिर आप, आपका नाम क्या था, प्रिज्म आता है भाई, ये पढ़ा दिया मैंने। प्रिज्म कैसा होता है भाई, टर्नल बेस आपको सभी को पता है भाई, ऐसे दिखा देते हैं हम लोग इसमें कि हाँ भाई ऐसा बना होता है। थोड़ा ऐसे बना सकते हैं इसको इस तरीके से कि ऐसा भी होता है बना। ओके। ठीक, हो गया इसमें, बन गया पूरा इस तरीके से। तो आपका इसमें भाई बनेगा। बाकी हम इसमें जब लाइटर दिखाएंगे तो दिखाएंगे इस तरीके से, कि ए लिखा है, ये बी लिखा है, ये सी लिखा है। और लाइटर आपकी यहाँ से यहाँ जा रही है, और ये यहाँ से यहाँ जाएगी, फिर यहाँ से यहाँ पास होगी। आप इसको पीछे बैक कर देंगे, इसको आप ऐसे डैश करके दिखा देंगे और कहेंगे इतना आपका आ गया डेविएशन। ठीक, इतना होगा। ये आपकी लाइट का नाम होगा इंसिडेंट, ये रिफ्रैक्टेड, ये क्या होगी, इमरजेंट। ठीक है, अब मुझे इसका आपको पढ़ाना है। मान लो इसका नाम पी है, इसका नाम क्यू है, इसका नाम आर है, इसका नाम क्या होगा, ऐसा आएगा। अब देखिएगा इस तरीके से। अब इसमें दो बातें सामने आती हैं। एक बात आपकी दिखाई देगी इसमें, कि आपको सामने दिख रहा होगा बोर्ड में कि जो पी क्यू आर एस मैंने बना रखा है, पी क्यू आर दिख रहा है आपको सिर्फ। इसमें जो लिखा है क्यू आर, जो सामने दिख रहा होगा ये ये क्यू आर, ये क्यू आर हमारे बेस बीसी के पैरेलल नहीं है। क्यू आर बीसी के पैरेलल नहीं है, ये आपको दिख रहा होगा सामने सामने। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे मैं स्पीकर को घुमाऊंगा, है ना, ये क्यू आर भी तो घूमेगा। ये क्यू आर घूमते घूमते एक टाइम ऐसा आएगा कि ये क्यू आर इस बीसी के बन जाएगा पैरेलल, बीसी बन जाएगा पैरेलल हो जाएगा। जैसे ही होगा ये क्यू आर बीसी के पैरेलल, आप मुझे क्या बोलेंगे, इस डेल्टा इज मिनिमम। डेल्टा वो इसकी शर्त होती है कि भाई जिस समय क्यू आर बीसी को हो जाएगा पैरेलल, डेल्टा क्या होगा, डेल्टा हो जाएगा मिनिमम। ये भी तो चेंज होगा। डेल्टा क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे इस पी क्यू घुमाते हैं, इसका एंगल आई चेंज करते हैं, तो डेल्टा पहले कम होता है और फिर से वापस बढ़ना शुरू कर देता है। तो आप कहोगे डेल्टा, आपको जब आप करेंगे एक्सपेरिमेंट तो आपको देखिए डेल्टा पहले कम हो रहा है। वो सपोज आपका 30 डिग्री था, 30 से 20 हो गया, 20 से 10 हो गया, 10 से 8 हो गया, 8 के बाद फिर से 12 हो गया। तो आप कहोगे ये पहले 30 था, फिर 20 हुआ, फिर 10 हो गया, फिर 8 हो गया। 8 के बाद 7 नहीं हुआ, 8 के बाद सीधे 12 हो गया। ये 8 के बाद सीधे आपका फिर से 10 हो गया, फिर 12 हुआ, 15 हुआ, 20 हो गया, 25 हो गया, 30 हो गया, होता चला गया। तो इस पूरे ग्राफ में आपको दिखेगा कि डेल्टा की वैल्यू सबसे कम क्या 8 आती है, 8 डिग्री। डेल्टा की इस मिनिमम वैल्यू को बोलते हैं डेल्टा मिनिमम, या बोलते हैं मिनिमम डेविएशन। ठीक, हम ये तब बताएंगे जब हम लोग एंगल आई, मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और डेल्टा के बीच में कोई ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक, आप देखिएगा यहाँ पे, इसको मिटा देता हूँ। इसे बढ़ा देते, इसका कोई काम नहीं है, तो हो चुका है ना आपका।
हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लिखते हैं अगला नंबर प्रिज्म क्या होता है भाई, और इसमें आपको पढ़ाना है मुझे मिनिमम डेविएशन, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे, फिर से लिखेंगे प्रिज्म क्या होता है। देखिए यहाँ पे एक डायग्राम ऐसा होता है जो हम यहाँ दिखा सकते हैं। एक डायग्राम मुझे आपको दिखाने पड़ेंगे दो डायग्राम। एक डायग्राम भाई ऐसा आएगा जो यहाँ से ऐसे आएगा, और मैं बड़ा बनाऊँ तो आपको ज्यादा सही से दिखाई देगा। और एक आपको यहाँ से ऐसे आएगा। एक और मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा यहीं पे। एक यहाँ पे ऐसे आएगा, और एक यहाँ पे क्या होगा, ऐसे आएगा। इसका नाम होता है ए, इसका नाम होता है बी, इसका नाम क्या होता है, सी होता है। इसका नाम होता है ए, इसका नाम होता है बी, इसका नाम क्या होता है, सी होता है। लाइट रे एक आपके यहाँ से पास हो रही है इस तरीके से, तो हमने कहा ये लाइट ऐसे पास होगा। ये यहाँ से ऐसे जाएगा, तो आपको ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। तो आप बोलेंगे लाइट रे यहाँ से आया, यहाँ गया, और ये आपको ऐसे डैश हो गया, इसको ने पीछे बैक किया, तो आपको ये डेल्टा मैच कर गया। हो गया डेल्टा, बात खत्म हो गई। लेकिन आपको यहाँ दिख रहा होगा साफ साफ ये कि इस डायग्राम में ये लिखा है पी, ये लिखा है क्यू, ये लिखा है आर, ये क्या लिखा हुआ है, एस लिखा हुआ। एक लाइट रे यहाँ भी दिखा सकते हैं हम इसमें, लाइट रे यहाँ से सामने आएगा, फिर आएगा ऐसे, और वो यहाँ से आता है घूम जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो आपको ये यहाँ से डेल्टा मिनिमम दिखाएगा, ये दिखाएगा पी, ये दिखाई देगा क्यू, आर, ये आपको दिखाई देगा एस, दिखाई देगा। तो ये बात यहाँ पे रहेगी भाई इस केस में कि आपको दो डायग्राम दिख रहे होंगे, एक इधर वाला इधर वाला, लेकिन जो आपको दूसरा डायग्राम है वहां दिख रहा होगा साफ साफ कि जो क्यू आर दिख रही है आपको, लाइट क्यू आर, वो बीसी के पैरेलल है। वो बीसी के क्या है, आप दिख रहा होगा पैरेलल है, ठीक है। वो बीसी के पैरेलल आएगा। अब यहाँ देखिए क्या होता है, यहाँ पे होता है कि अगर हमारा ये हिस्सा सपोज दिख रहा है बी, दिख रहा है बीसी, अगर ये आपका सपोज टूटा फूटा भी होता है, सपोज हमने यहाँ से इसको तोड़ दिया कि ये तो ऐसा टूटा फूटा था, ये ऐसे दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है सी यहाँ पर है, और इसका जो हेड है जो ए दिख रहा है। कभी कभी होता है ना, सब जाते हैं लैब में तो आपको प्रिज्म में एक टूटा हुआ मिल जाता है, तो आप क्या कहते हैं, ये टूटे वाले से हम काम नहीं करेंगे भाई, हमारा आंसर अच्छे से नहीं आएगा। तो अगर प्रिज्म टूट जाता है तो उसके कॉर्नर्स बराबर दिखाई नहीं पड़ेंगे आपको, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट ये होता है कि हमको उसके कॉर्नर से कोई मतलब ही नहीं होता, हमको मतलब होता है उसके सरफेस से। तो अगर आपका प्रिज्म पूरा टूट भी गया है, मान लो कॉर्नर से टूट गया है, तो भी आपका एक्सपेरिमेंट पूरा बहुत अच्छे से हो जाता है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती, ठीक है। क्योंकि हमको यूज करना है सरफेस ए बी, हमें यूज करना है सरफेस ए सी। ये सरफेस साफ होनी चाहिए, और दी सरफेस बिल्कुल ये आपकी पूरी होनी चाहिए स्मूथ, इसमें कहीं भी कुछ खुरदरापन नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, उसके कोने टूट गए हैं, ए टूट गया है, बी टूट गया है, सी टूट गया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सपेरिमेंट तब भी पूरा पूरा एकदम सही हो जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। तो इससे कोई आप ये मत कहो कि यार टूट गया है तो हमारा आंसर नहीं आएगा या ठीक से नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं। तो अगर टूट गया है तो भी हमें क्या, हमें इस एबीस मतलब है, हमें इस मतलब है एसी से। अगर ये हिस्सा मैं तोड़ देता हूँ कि हाँ भाई ये तो ऐसे ऐसे टूट गया है, तो इससे क्या मतलब है, टूट गया है तो टूट गया, ठीक है। तो इसलिए आपका काम खराब नहीं होगा। तो इसको फिलहाल मैं इसे पैक कर देता हूँ, इसको इसमें मिला देता हूँ वापस, और ये ऐसे कर देता हूँ, ठीक है।
और इसको मैंने वापस से मिला दिया, ये आपका पूरा क्लोज आ गया, ये पूरा कुछ सी आ गया। ठीक है, इतना देख लीजिए। सब कुछ समझ आ गया होगा। यहाँ क्या दिखता है, ये पी क्यू, फिर से वही बात हो रही है। इस केस में क्यू आर क्या बेसिकली पैरेलल है, यू कैन से क्यू आर इज पैरेलल टू बी सी। तो जो डेल्टा होगा वो होगा डेल्टा मिनिमम। यहाँ पे क्या होगा, क्यू आर इज नॉट पैरेलल टू बी सी, तो डेल्टा इज नॉट इक्वल टू मिनिमम, इतना आएगा। ठीक है, इतना लिखिए। यहाँ क्या क्या होते हैं, किसके क्या क्या नाम होते हैं, मैं लिख देता हूँ, आप भी लिख लीजिए अपनी कॉपी में। यहाँ लिखा होता है जो ए बी, यहाँ लिखा होता है ए बी और ए सी, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। ठीक है, जो ए लिखा होता है एंगल ए, या जो बी सी लिखा होता है यहाँ पे बी सी, बी सी को बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं, बेस ऑफ द प्रिज्म। ठीक है, इसके अलावा देखिए, जो एंगल ए बना होता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ द प्रिज्म। ठीक है, एंगल ऑफ द प्रिज्म, क्लियर। ये आपका इतना आ जाएगा। फिर क्या आएगा इसमें, जो पी क्यू आता है, पी क्यू, पी क्यू को बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, क्यू आर को बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, आर एस को बोलेंगे इमरजेंट रे। ठीक है, इतना आपका, ठीक है, इतना हो गया। जो आपको यहाँ दिख रहा है ये एंगल आई, यहाँ देखिएगा, देखिए यहाँ पे जो होगा एंगल, ये वाला एंगल, एंगल आर वन, यहाँ पे एक और आएगा, सब परपेंडिकुलर आएगा। ये क्या होगा, ये आपका एंगल आर टू आएगा, एंड दिस इज कॉल्ड एंगल ई। जो एंगल आई आएगा यहाँ पे, उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये होगा एंगल आर। एंगल आर में दो आते हैं ना, एंगल आर वन आर टू आते हैं, तो बोलेंगे एंगल आर वन और आते हैं एंगल आर टू। ये होते हैं एंगल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, और जो एंगल ई बना होता है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमरजेंस। इतना आपका आ जाएगा। ठीक है, सबका क्लियर हो गया यहाँ पे। और जो डेल्टा आता है सबसे आखिरी में, यहाँ पे डेल्टा, डेल्टा को बोलते हैं यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन। और जो डेल्टा मिनिमम आता है इसको बोलते हैं मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, इतना लिख लीजिए ध्यान से। ठीक है।
ठीक, इतना आएगा। तो इसके आगे चलते हैं, आगे भाई क्या इसमें कर सकते हैं, आगे इसका अगला काम आएगा। कि मुझको ये पहले हटाना है पूरा, ठीक है, जो भी है यहाँ पे इतना, जैसे पूरा जो मैं हटा दूंगा यहाँ से। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, समझे, बहुत ही ज्यादा आसानी से हो जाता है, ऑलरेडी ये आपका पहले थोड़ा बहुत हुआ होगा, तो ये इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, इसको लिखिए ध्यान से। आगे चलिए इसमें। इसमें क्या करना है मुझे आगे, प्रिज्म हो गया, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें क्या आता है नंबर, इसको होते प्रिज्म फार्मूला, बोलते हैं प्रिज्म फार्मूला। भाई कैसा होता है, यहाँ कहते हैं कि देखिए, अ, जो आपको दिखता है यहाँ पे इस समय, हमको दिखता है ना इस तरीके से कि ये इतना आ रहा है, तो आप उसको दिखिएगा इसमें यहाँ पे हियर आई प्लस ई बराबर ए प्लस डेल्टा होता है। ये अभी आपको जो मीटर मिल जाएगा, आपको जो इसको प्रूफ करने की। और R1 + R2 क्या होता है, ए मिल जाता है। व्हेन यू कैन से, जब क्यू आर होता है बीसी के पैरेलल, देन डेल्टा बराबर डेल्टा मिनिमम एंड R1 = R2 = R एंड I = E आता है। सो देखिए, तब आपको आएगा I + E बराबर क्या होगा भाई, आई आएगा ना, पूरा पूरा ये I + I आएगा, ए प्लस डेल्टा मिनिमम। यहाँ से आई कितना आएगा, देखिए ये आपका आएगा 2y, 2 का डिवाइड आप करेंगे तो पूरा आएगा ए प्लस डेल्टा मिनिमम अपान क्या आएगा, 2 आएगा। और आर क्या आएगा, आप कहेंगे R1 + R2, तो R + R क्या आएगा, ए आएगा। तो आर आएगा आपका A/2, A/2। इतना आपका होगा क्लियर इसमें, ठीक है, हो गया इतना। अब आप बोलेंगे नाउ, देखिए इंडेक्स क्या होता है, हमको पता है कि भाई साइन आई, जो म्यू आपका आता है, म्यू बराबर इंडेक्स क्या होता है, ये होता है साइन आई अपान साइन आर। साइन आई क्या होता है, साइन आई क्या होता है, देखिए आई होता है ए प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन 2 अपान साइन A/2। ठीक, इतना है। अब देखिए यहाँ मैंने बार बार डेल्टा मिनिमम लिख रहा हूँ, लेकिन मैं आगे जाके नहीं लिखूंगा, मैं बस डेल्टा लिखूंगा। तो डेल्टा का मतलब भी होगा, हम डेल्टा मिनिमम की बातें करते हैं, यहाँ हम लोग किसी और एंगल की बात नहीं करते। इतना आएगा इसमें, तो लिखिए इसमें ध्यान से कि हाँ भाई इतना होता है। जनरली हम जब आगे लिखेंगे इसमें बता देते हैं आपको, जो आपका फार्मूला आएगा म्यू का, जो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, तो लिखेंगे म्यू इक्वल टू क्या आएगा, साइन ए प्लस डेल्टा अपॉन 2
अपॉन साइन ए अपॉन 2, इतना लिखिए। इसमें भी आता है एक अगला नंबर आता है, स्टेप आती है, इसको बोलते हैं थिन प्रिज्म। थिन प्रिज्म का मीनिंग क्या होता है कि अगर कोई प्रिज्म ऐसा मेरे पास है जिसका एंगल ए बहुत छोटा है, एंगल ए दिखा होगा आपको, दोनों के बीच का एंगल होता है, यहाँ आपको दिखता है इसमें इस तरीके से। एक हम लोग आगे लिखते हैं इसमें कि यहाँ लिखा होता है फॉर थिन प्रिज्म, ऐसे होता है इसमें। अगर ऐसा दिखाई देगा पतला सा, दिखेगा ऐसा, ये ए लिखा होता है, ये बी लिखा होता है, सी लिखा होता है, ठीक है। लाइट रे यहाँ से आती है, यहाँ जाती है, यहाँ निकल जाती है। आप कहेंगे ऐसे कैसे, क्या ये एंगल ए बहुत छोटा है? तो देखिए, जो एंगल ए आपका आएगा, एंगल ए दिस इज लेस देन और इक्वल टू 10 डिग्री, इतना आएगा। 10 डिग्री से कम ही होता है, 8 डिग्री 5 डिग्री किसी में लिखा रहता है। अगर आपका ऐसा आता है तो ऐसे केस में देखिए, साइन साइन को कैंसिल किया जाता है, तो म्यू क्या आएगा, म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा अपॉन टू साइन इक्वल टू क्या आएगा, आप कहेंगे हम साइन को हटा देते हैं यहाँ से, ए प्लस डेल्टा हो गया इसमें। आप देखिए टू करिएगा इससे, तो म्यू क्या आएगा, ए प्लस डेल्टा अपॉन ए, यहाँ से म्यू ए बराबर क्या आएगा, ए प्लस डेल्टा, तो यहाँ से इस ए को अब यहाँ ले आइए, तो डेल्टा इक्वल टू क्या आएगा, म्यू माइनस 1 इंटू ए, इतना आएगा। डेल्टा पे आकर म्यू माइनस 1 इंटू क्या आएगा, ए आ जाएगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, बट वैलिड ओनली फॉर थिन प्रिज्म। आपका जो थिन प्रिज्म होगा बस वहीं पर ही काम करेगा, बाकी ये कहीं पर भी काम नहीं करेगा। इसके आगे एक नंबर और इसमें पढ़ाने के लिए था, बाकी सब फार्मूले बहुत सारे आगे आएंगे, लेकिन इतना होने के बाद में ये हो गया आपका। अगला आपको पढ़ाने के लिए इसमें पार्ट आता है, इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्शन, ठीक है। एक होता है डिस्पर्सिव पावर होती है, तो आपको अच्छी तरह बताया गया कि भाई जब व्हाइट लाइट मतलब कि वेव की पास होगा किसी प्रिज्म से, तो अपने वो 7 रंगों में डिवाइड होगा। उन 7 रंगों में विबग्योर होते हैं, विबग्योर मतलब कि वी शुरुआत में, आर होता है आखिरी में, ऐसा आप पढ़ते हैं। रेड और वायलेट, बीच में आपके येलो ग्रीन ब्लू सब दिखाई पड़ जाते हैं। इन सभी कलर्स में से मैं भी दिखाता हूँ इसमें क्या क्या होगा, तो हम दिखाएंगे इसमें डिस्पर्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट आएगा इतना। अब इसमें आप कहेंगे कि हाँ भाई इतना हो गया है, तो अब इसको बनाया जाए, ठीक है। तो जब कोई लाइट, व्हाइट लाइट इस तरीके से यहीं भी दिखा देते थोड़ा सा, ये अब लाइट पास हो रही है,
इसका नाम होता है ए, बी और सी। ठीक है, जो लाइट रे यहाँ से पास हो गया सी, ठीक है, इसमें 7 रंग होते हैं, तो 7 रंग तो हम लोग दिखा नहीं सकते हैं, तो हम लोग दिखाते हैं उन 7 में से जो एक्सट्रीम कलर्स होते हैं। एक्सट्रीम होता है वॉयलेट और रेड, और जो आता है उन सबके से जो बीच में आता है उसको बोलते हैं येलो। एज अ काउंटिंग आप जब देखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे, तो आपको दिखाई देगा इसमें कि ये लिखा होता है विब्यूर, इस लिखा होता है। तो आप कहेंगे 3 यहाँ हो गए, 3 यहाँ हो गए, ये हो गया बीच में, हो गया ग्रीन, तो यही तो बीच पे होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता इसमें, ये तो काउंटिंग की बात आ गया कि 3 यहाँ बीच में आ गया। जब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, बात करते हैं कि मान लीजिए रेड की प्रॉपर्टी, मान लो कोई भी प्रॉपर्टी मान लेते हैं, मान लो इसके इसके वैल्यू 10 है और इसकी वैल्यू क्या है, मान लो 20 है, तो एलो वैल्यू क्या होगी, 10 और 20 के बिल्कुल बीच में 15 आएगी। तो जब आप करते हैं एज अ कैलकुलेशन, जब उसका डाटा निकालते चेक करते हैं, तो आपको दिखाई देता है इसमें कि येलो कलर की जो प्रॉपर्टीज हैं वो रेड और वॉयलेट का मीन प्रॉपर्टी ग्रीन नहीं है, ग्रीन बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जब बोलेंगे हाँ भाई ये तो बिल्कुल नहीं है, तो एज पर प्रॉपर्टीज हम येलो कलर को मानते हैं मीन कलर, और रेड और वॉयलेट को मानते हैं एक्सट्रीम कलर्स। एक्सट्रीम मतलब क्या, जो बाउंड्री को। ठीक है, तो हम जब यहाँ दिखाएंगे भाई सब कुछ कलर दिखाने के लिए, तो आप कहेंगे एक लाइटर यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे घूम जाएगा, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया। दिख रहा है इसमें? अगर इसको मैं पीछे बैक करूंगा इस तरीके से, दिखाई देगा इसमें? तो आप कहेंगे भाई ये तो लाइट ऐसी है नहीं यहाँ पे, बल्कि इसके तो कई सारे हिस्से हो गए, है ना? तो आप कहेंगे ये होगा वॉयलेट, ये होगा रेड, ये होगा येलो। ठीक है, तो आपको दिखाई देगा भाई सबसे ज्यादा जो टर्न करता है वो करता है वॉयलेट। तो दिस इज कॉल्ड डेल्टा आर, दिस इज कॉल्ड डेल्टा वाई, एंड दिस इज कॉल्ड डेल्टा वी। ठीक है, सबसे ज्यादा जो होता है डेविएशन वो आपको मिलता है वॉयलेट, आपको सामने दिख रहा होगा डायग्राम में। ठीक है, तो इस दिस थिंग इज कि जब लाइट यहाँ से पास हो रही है तो वो अपने 7 रंगों में डिवाइड हो रही है, और सबसे ज्यादा जो जो नीचे झुक जाती है, जिसका डेविएशन सबसे ज्यादा होता है, उसको बोलते हैं वॉयलेट। आपको दिखेगा सबसे कम होगा रेड का, अब जो आपका मीन डेविएशन वो आपका एलो का आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपकी अभी कहा है कि एलो इन सबका मीन कलर में आता है। तो आपका आएगा विबग्योर, जैसे मैं लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक हमको ये पढ़ना है, एक हमको ये पढ़ना है, एक हमको ये पढ़ना है। ठीक है, हो सकता है हम आगे जा करके इसको क्या कहते हैं, वॉलेट को बोलते हैं ब्लू। क्या बोलते हैं, ब्लू। इसलिए बोल सकते हैं ब्लू क्योंकि वॉलेट और ब्लू में ज्यादा अंतर नहीं होता प्रॉपर्टी वाइज। ठीक है, कलर्स में तो काफी डिफरेंट दिखता है कि हाँ वॉलेट कैसा कलर होता है, जामुनी कलर का होता है, ब्लू भाई नीला रंग का होता है, थोड़ा सा अंतर दिखता ही है। लेकिन हम जब इसकी प्रॉपर्टी चेक करते हैं तो हमको दिखता है ये कि लगभग वॉलेट और ब्लू काफी क्लोज क्लोज होते हैं। तो आगे जा करके हो सकता है हम किसी फॉर्मूले में वॉयलेट की जगह पर रेड ब्लू का यूज करें। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले उस वजह से बन जाते हैं, चेंज होते हैं। तो आप ये मत समझो कि हाँ भाई वो मिसप्रिंट है या वो गलत टाइप हो गया, ऐसा कुछ नहीं। उसने वॉयलेट को ब्लू कंसीडर किया है, इसलिए वो वहां पे वी नहीं बी लिख रहा है। ठीक है, आगे दिखेगा आपको ये, देखिए सर, सबका हो गया इतना? इसके आगे आपका एक आ गया नाम, इसको बोलेंगे व्हाट इज, इसी में पढ़ा देता हूँ मैं। अगर देखिए इसी को मैं पीछे बैक करूंगा तो आप कहेंगे इसको मैंने पीछे बैक किया, इसको मैंने पीछे बैक किया, तो आपको दिखेगा ये लाइन आपस में पैरेलल तो है नहीं। भाई अगर पैरेलल नहीं है तो कहीं तो मिलेंगी।
इसका मतलब ये जो आपका रेड और ये रेड आता है सामने, जो आपको रेड दिख रहा होगा सामने, वायलेट, ठीक है, इनके जो बीच का एंगल होता है ये एंगल, दिख रहा आपको ये इतना बड़ा, ठीक है, दिस इज कॉल्ड योर थीटा, क्या बोलते हैं थीटा, एंड दिस थीटा इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्शन, ठीक है, यहाँ लिखा होता है एंगुलर डिस्पर्शन। ये क्या होता है भाई? इसका मीनिंग होता है कि द एंगल बिटवीन एक्सट्रीम कलर्स, बिटवीन एक्सट्रीम कलर्स, ठीक है, तो थीटा जो आपका आएगा, थीटा यहाँ पे आएगा डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, ठीक है, और ये आपका आएगा म्यू वी माइनस म्यू आर, वो आपका इतना ही आ जाएगा इनटू वी, ठीक है, यहाँ से भाई यहाँ से आप लिख सकते हैं कि डेल्टा वी कितना आएगा, डेल्टा वी देखिए, डेल्टा वी आपका आएगा डेल्टा वी, ये आपका आएगा म्यू वी माइनस 1 इंटू वी, डेल्टा आर कितना आएगा म्यू आर माइनस 1 इंटू वी, और डेल्टा वाई कितना आएगा म्यू वाई माइनस 1 इंटू वी, ठीक है, इतना आप आ जाएगा। सो दिस थिंग इज हियर कि हाँ भाई ये इसकी वैल्यूज आती है, ठीक है, तो जो आपका आता है एंगल डिस्पर्शन आता है वो आपका आता है थीटा। आगे हम जाके ये देखेंगे कि हमारे पास प्रिज्म होंगे, कई टाइप के होंगे, कई टाइप के क्वालिटी के प्रिज्म होते हैं, ठीक है, कुछ थीटा बेसिकली आपको क्यों पढ़ाया जाता है, ताकि हमको दिखाई दे सके, ये समझ में आ जाए कि कौन सा प्रिज्म ज्यादा कलर्स को डिस्पर्स कर रहा है, ज्यादा फैला रहा है, ठीक है, किसी गिलास में क्या जब लाइट पास होती है तो वो कलर्स डिवाइड हो जाते हैं, मतलब सब अलग अलग हो गया, लेकिन वो ज्यादा डिवाइड नहीं हुए, मतलब ज्यादा डिस्पर्स नहीं हुए, और किसी किस्म के आप बहुत डिस्पर्स हो जाते हैं, तो आप बोलते हैं कि भाई कौन, कोई प्रिज्म ऐसा है जो बहुत डिस्पर्स कर रहा है, कोई ऐसा है जो डिस्पर्स बहुत कम कर पा रहा है, तो हम इसको मेजर करते हैं डिस्पर्सिव पावर से। डिस्पर्सिव पावर उसका सिंपल सा मीनिंग होता है भाई कि जिसका थीटा बड़ा होगा, थीटा, उसका डिस्पर्सिव पावर ज्यादा होगा, ठीक है, पहले डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला भी होता है ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन डेल्टा बाई, थीटा मीन्स क्या होता है एंगुलर डिस्पर्शन, अपॉन डेल्टा बाई मतलब होता है मीन डेविएशन, ऐसा आपको इसमें पढ़ा जाता है इसमें। तो ये जब यहाँ पे लिखते हैं पढ़ाने के लिए तो आपको साफ साफ बोल देते हैं कि भाई इसमें आगे हम पढ़ाने जा रहे हैं डिस्पर्सिव पावर, तो हम लोग ग्लासेस को कंपेयर करेंगे, कौन सा ग्लास, ग्लास अलग अलग क्वालिटी के होते हैं, ग्लास इज नॉट अ कंपाउंड, इट इज अ मिक्सचर, हम कुछ भी मिला सकते हैं, ग्लास बन जाता है, तो कौन सा ग्लास ज्यादा कलर्स को डिस्पर्स कर रहा है, जो जितना ज्यादा डिस्पर्स करेगा, जो जितना ज्यादा डिस्पर्स करेगा उसकी डिस्पर्सिव पावर उतनी ही ज्यादा होगी, ओमेगा उतना बड़ा होगा, ठीक है, इसको लिखिए लास्ट पॉइंट, तो देखो मैं खत्म कर दूं। ये आपका ओमेगा ए, हाँ ओमेगा आता है, और ओमेगा जो इक्वल टू आता है थीटा अपॉन डेल्टा बाई, थीटा क्या होता है म्यू वी माइनस म्यू आर, ये
ए से कट गया, ठीक है। तो ओमेगा इक्वल टू कितना आता है? ये आता है थीटा होता है डेल्टा वी माइनस डेल्टा डेल्टा वी, कहता है म्यू वी माइनस म्यू आर। ठीक है, इतना। एंड जो म्यू वाई होता है, कितना है, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया कि भाई किसी किसी जगह पे हम म्यू वी की जगह म्यू बी लिख देते हैं, हो सकता है किसी जगह पे यहाँ जहाँ लिखा है वी वहां पे बी लिखा हो। वो इसलिए लिखा रहता है क्योंकि हम लोग वायलेट और ब्लू को लगभग सेम मान लेते हैं। तो मे बी कि हम जहाँ पे बी पढ़ा रहे हैं आपको आगे वहां पे बी पढ़ाते हैं, यहाँ पे लिखा होगा म्यू बी, यहाँ लिखा होगा म्यू बी, ऐसे लिखा होगा। तो फॉर्मूला होगा म्यू बी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू बी प्लस म्यू आर अपॉन 2 माइनस 1, सब पढ़ सकते हैं इसमें। ओमेगा किसका पढ़ा होता है? तो हमको यहाँ पे दो दो पढ़ाए जाते हैं प्रिज्म। एक होता है फ्लिंट, एक होता है, देखिए इस तरीके से जब यहाँ दिखाते हैं प्रिज्म, उसको मैं उल्टा उल्टा बनाता हूँ, इसको आपको ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। लाइट रे यहाँ से आया, यहाँ गया, यहाँ गया, इधर निकल गया, तो आप कहेंगे ये होगा वेब की ओर, ये वी आएगा, ये क्या आएगा, आर आएगा। तो आपको इतना मिलेगा इसका स्पेक्ट्रम, ये आपको थीटा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या आएगा, यहाँ दिखाई देगा आपको, ये है वॉयलेट, ये रेड है, और ये आपको इतना मिल रहा है स्पेक्ट्रम, ये बड़ा मिल रहा है, थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1। आप बोल सकते हैं, तो ये आपका देखिए ये होता है क्राउन, ये होता है फ्लिंट। फ्लिंट और क्राउन ग्लास की नाम होते हैं कैटेगरी के। आपको बोलते हैं भाई क्राउन के रिस्पेक्ट में फ्लिंट की डिस्पर्सिव पावर बड़ी होती है, हम ये लिख सकते हैं कि ओमेगा फ्लिंट इज ग्रेटर देन ओमेगा क्राउन, इतना आपका जाता है। इसको लेके ध्यान से, इतना आपको क्लियर दिखेगा सामने जो मैं लिखा हुआ बोर्ड में। ओके, चलिए, सबको समझ आ गया यहाँ तक का? क्लियर? इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? हाँ सर। ठीक है, ओके, ठीक है। यहाँ तक आप लगिए, यहाँ तक आप लगिए, ठीक है। इस पर मैं अब अगली क्लास में एक काम करूंगा, मैं कुछ आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, क्योंकि पहले हम भाई कुछ क्वेश्चन भी कर ले इसके ऊपर, या मैं आपको क्वेश्चन आपके डाल दूंगा इसमें ग्रुप में, वो आप कर लीजिएगा। और हम फिर इसके आगे अगला जब खत्म हो जाएगा तो हम लोग अगला पार्ट शुरू करेंगे, रिफ्रैक्शन थ्रू अ कर्व सरफेसेस, मतलब लेंसेज अब मुझे शुरू करना है। अब लेंस शुरू होगा तो लेंस के बाद फिर आपका भाई फोकल लेंथ, यू वी सब चालू रहता है उसमें, ठीक। यहाँ रखिए बस, ओके, बाय। सबने तो लिख लिया अपनी कॉपी में? हाँ सर। समझ, ठीक है, तो बस आप इसको बंद कर सकते हैं।